Hello students. So in this lecture we are going to discuss some more graphs which are related to the photoelectric effect and the spectrum of an atom. So let us see. ग्राफ्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि intensity is directly proportional to the number of photoelectrons. इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो नंबर ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोटो करंट के. करंट भी बढ़ेगा. तो अपन अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें बिटवीन फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, तो लीनियर रिलेशन आएगी स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन कि फोटो करंट की मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. क्योंकि इसके अंदर जैसे ही इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा. क्योंकि Q बराबर क्या होता है, चार्ज Q बराबर Ne और Q बराबर It. सो बोथ आर रिलेटेड. एज द नंबर इंक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आल्सो इंक्रीजेस. सो सेकंड, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल. पोटेंशियल अप्लाइड, जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर रखी थी, जैसे अपने पास ये फोटो करंट था तो यहाँ पे ये अपना कैथोड था जो फोटोग्राफिक प्लेट थी, और ये जो डिटेक्टर और रिसीवर था ये अपना एनोड था. तो एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था. तो देखो यहाँ पे जब पॉजिटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे ऑन एनोड के ऊपर, जब पॉजिटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगा. तो फोटो करंट बढ़ेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक सैचुरेट हो जाए. और एक पॉइंट के ऊपर सैचुरेट हो जाएगा फोटो करंट. क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब फाइनली यहाँ पे रीच हो जाएंगे, फाइनली इस रिसीवर के ऊपर, एनोड के ऊपर पहुँच जाएंगे, तब तक इंटेंसिटी बढ़ेगी. तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, मैक्सिमम पोटेंशियल, और उसके ऊपर करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा वहाँ पे. तो क्या कह सकते हैं हम कि एज पॉजिटिव पोटेंशियल on A increases, then photocurrent increases, and finally photocurrent बढ़ेगा and finally becomes constant, known as, उसको बोलेंगे saturation current. अब देखो कि यहाँ पे अगर हम उल्टा कर दें कि ये तो फर्स्ट केस था, मान लो केस 1, केस 2, उसको बोलेंगे सैचुरेशन करंट, जब सैचुरेट हो जाएगा करंट. अब केस 2 के सैचुरेशन के ऊपर क्या कह देंगे हम, ऑल इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड एट एनोड. सभी इलेक्ट्रॉन्स रीच हो गए, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड. नाउ सेकंड केस, देखो यहाँ पे जब हम नेगेटिव करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, इसके ऊपर जो नेगेटिव वोल्टेज बढ़ा देंगे, तो नेगेटिव कर दें, इस टर्मिनल को नेगेटिव कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, तो धीरे धीरे फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाए जाएं नेगेटिव में, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्या बोलेंगे कि एज नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन ए के ऊपर क्या लगाते हैं हम, नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, देन
फोटो करंट जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे हम ए के ऊपर ऑन ए, देन फोटो करंट नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन ए, देन फोटो करंट डिक्रीजेस, फोटो करंट क्या होगा, डिक्रीजेस एंड फाइनली बिकम्स जीरो। सो द पोटेंशियल, द मिनिमम पोटेंशियल, क्या बोल सकते हैं हम कि कम से कम किस पोटेंशियल के ऊपर, किस नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर फोटो करंट जीरो हो जाए, उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। Stopping potential, the minimum negative potential that should be applied at anode so that the value of photocurrent becomes zero. The minimum negative potential which is applied on anode A at which photocurrent becomes zero, जहाँ पे photocurrent क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो जैसे अपन यहाँ पे फोटो करंट ए वर्सेस पोटेंशियल, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, ये अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल। सो लेट अस सी, फोटो करंट को I मान लेंगे और पोटेंशियल इज V, V इज द पोटेंशियल। देखो अब इंटेंसिटी अपने पास डिफरेंट इंटेंसिटीज के ऊपर प्लॉट कर रहे हैं, इंटेंसिटीज आर देखो इस ग्राफ से क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आ गई अपने पास, तो ये इंटेंसिटी I3 है, I2, I1, वेयर I3 दिस इज फोटो करंट वी कैन राइट, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, सबसे कम ज्यादा इंटेंसिटी I3 की। तो यहाँ से देखो फाइनली जब जिस जगह पे फोटो करंट की वैल्यू जीरो हो रही है वो माइनस नेगेटिव पोटेंशियल V नोट के ऊपर, तो इस बात से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी कुछ भी है उसकी वैल्यू फाइनली एक ही पॉइंट के ऊपर जाके जीरो हो रही है फोटो करंट की। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सिमिलर टू द काइनेटिक एनर्जी एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर, कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंडिपेंडेंट होगी इंटेंसिटी पे, और stopping potential they are independent on the intensity, however photo current depends on the intensity। देखो I3 के ऊपर फोटो करंट की वैल्यू ज्यादा है, I2 के ऊपर थोड़ी कम है, फिर I1 के ऊपर और कम है, तो this is a conclusion we can make from the graph। so conclusion from graph, stopping potential is independent, stopping potential is independent on the intensity of light used। in the same way there is kinetic energy and stopping potential,
both depends only on frequency. जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यूज्ड के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन जो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट यूज. सो दिस इज अ कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम अ ग्राफ. नाउ देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देंगे, इंटेंसिटी कांस्टेंट करके और फिर देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, फिर देखेंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे वेरी करती है. नाउ दिस इज ग्राफ 3. फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल. Intensity of light here we are making it constant. Instant intensity of light को हम constant कर देंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद different frequencies के ऊपर देखते हैं. V is the potential and this is photo current. देखो इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर रहे हैं हम, तो फोटो करंट भी क्या रहेगा यहाँ पे इंटेंसिटी कांस्टेंट, हेंस फोटो करंट कांस्टेंट. इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो फोटो करंट भी बेटा क्या होगा इसमें कांस्टेंट होगा. अब देखो ये फोटो करंट है अपना और इधर पोटेंशियल है. देखो ये यहाँ पे इंटेंसिटी है, I इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट I है, ये पोटेंशियल है. तो यहाँ पे देखो जो नेगेटिव पोटेंशियल I है माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3. These are the stopping potentials and here frequency mu1 is less than mu2 is less than mu3. This is for mu3, mu2 and mu1. तो इससे क्या कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी मोर नेगेटिव विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो हायर इज द फ्रीक्वेंसी मोर नेगेटिव विल बी द higher is the frequency more negative will be the stopping potential. फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी ज़्यादा नेगेटिव होगी. और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो फोटो करंट भी क्या होगा कांस्टेंट होगा. देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन कर रहा है ये ग्राफ. नाउ ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. देखो पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी. mu1 फ्रीक्वेंसी पे SR है मान लो अपने पास ग्राफ, एंड दिस इज ऑन mu2 फ्रीक्वेंसी. तो ये अपनी होगी. इसके बाद दिस इज mu01 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर 1 and this will be the mu2 threshold frequency of second mu2 frequency के ऊपर. अब देखो अपने पास स्टॉपिंग पोटेंशियल फाई को हम क्या पुट कर सकते हैं, फाई बराबर EV नोट E इंटू V. और ये यहाँ पे इधर क्या प्लॉट कर रहे हैं अपन फ्रीक्वेंसी
एंड दिस इज पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालेंगे हम इससे। फाई इक्वल्स टू ई वी डॉट, तो वी बराबर क्या हो गया, फाई अपॉन ई, वी बराबर फाई अपॉन ई। अब देखो यहाँ से इस ग्राफ को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो ऐसा लगेगा अपने को ये ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर मिल रहा है और ये ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगी पोटेंशियल। तो नेगेटिव पोटेंशियल होगी तो यहाँ पे पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज वी ए, V1 पुट करना है तो 1 फ्रीक्वेंसी के ऊपर V1 बराबर नेगेटिव ऑफ फाई नॉट 1 अपॉन ई, और ये यहाँ पे V2 क्या हो जाएगा, V2 बराबर V2 नॉट बराबर नेगेटिव ऑफ फाई 2 नॉट अपॉन ई। तो देखो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ν2 वेयर ν2 इज ग्रेटर देन ν1, तो हायर फ्रीक्वेंसी थी तो उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव है। सो दीज आर द कंक्लूजन्स दैट वी कैन, और डिफरेंट ग्राफ्स दैट वी कैन डिस्कस रिलेटेड टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव कर रहा है, ये इससे हम जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेट किया इसको, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन्स द पार्टिकल नेचर, उसके पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है फोटोन्स का। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर। जैसे पार्टिकल नेचर में हम फोटोन्स के बारे में डिस्कस किया, तो जैसे कोई भी फोटोन्स है जो मूव करते हैं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज अज्यूम्ड टू बी 0, उसको हम m नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। सो m इज द मास ऑफ मूविंग फोटोन, सो m इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v बाय c का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आया है ये एक्सप्रेशन। सो v इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो फोटोन की वेलोसिटी है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होगी, वेलोसिटी डिपेंड करेगी मीडियम के ऊपर, बट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट। velocity of photon depends on medium, but frequency does not, frequency depend नहीं करेगी। अब वो जो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में उनकी एनर्जी कैलकुलेट की थी हमने कि E इक्वल्स टू एच न्यू। अब ये जो फोटो, इसके डिफरेंट लॉज हो गए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, कि एक तो जो फ्रीक्वेंसी थी एच न्यू, इंसिडेंट रेडिएशंस की जो एनर्जी थी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, कम है तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट बढ़ेगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा। और जो कोलिजन्स है, जैसे कोलिजन्स कि जैसे ही सनलाइट ने स्ट्राइक किया और इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ, तो उनके बीच में जो कोलिजन्स है उनको हम कंजर्व्ड मानते हैं, मतलब इफेक्टिव कोलिजन्स कंसिडर करते हैं। और उन्हीं की वजह से कोई टाइम लैग नहीं होता कि जैसे लाइट स्ट्राइक करती है इमीडिएटली फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट। तो इसके 4 कंक्लूजन्स हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। इंटेंसिटी हमने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, h nu is greater than h nu naught, तो P photoelectric effect is observed h nu जब ये इंसिडेंट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कम है किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो यहाँ पे P photoelectric effect is not observed। और एक क्या कह सकते हैं कि कोलिजन्स क्या होंगे अपने, इलास्टिक होंगे। ये 4 लॉज हो गए अपने पास, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोलिजन्स आर कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन्स है मतलब मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, सो व्हाट वी कैन से नो टाइम लैग। ये अपना कंक्लूजन है रिलेटेड टू द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब जो अपनी एक्सप्रेशन थी उसको वेवलेंथ की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि जैसे हमने लाइट की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किया था, न्यू इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ में रिलेशन थी। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी बराबर थी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। तो एक तो इसको पुट कर सकते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नोट। तो लेमडा नोट हो जाएगा यहाँ पे अपना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं इसको, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी कॉमन ले लेंगे 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नोट, वेयर लेमडा नोट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। So this is all about photoelectric effect. Now we are going to discuss spectrum. So these are the conclusions that we have made from photoelectric effect and different graphs. देखो स्पेक्ट्रम टर्म का मतलब क्या है, जैसे कोई बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट या रेडिएशंस जब हम प्रिज्म के ऊपर पास करेंगे तो प्रिज्म उनको डिस्पर्स कर देगा और उनका रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट इज नोन एज स्पेक्ट्रम। दैट इज व्हेन अ बीम ऑफ लाइट or radiations are passed through prism when a beam of light or radiations are passed through prism, then it disperses the radiations and record of radiations disperse the radiations and the record of radiations on the photographic plate, उस photographic plate के ऊपर is known as spectrum। और जिससे हम स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप। इट इज स्टडीड बाय डिवाइस spectroscope, and the branch of chemistry that we deals with the study of this spectrum is known as spectroscopy। The branch of chemistry which deals with the study of the spectrum is known as spectroscopy। अब देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम जो स्पेक्ट्रम है अपने पास उसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। तो स्पेक्ट्रम अपने पास इज ऑफ 2 टाइप्स, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखो एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन का मतलब क्या है कि द स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू
एमिशन ऑफ रेडिएशंस, जो स्पेक्ट्रम रेडिएशंस के एमिशन से एमिशन ड्यू टू एमिशन ऑफ radiations from atoms, molecules और substance, किसी भी atoms, molecule और substance में रेडिएशन उनमें से रेडिएशंस के एमिशन की वजह से जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, शॉर्ट फॉर्म में ES लिख देंगे, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखो कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम इसका मतलब क्या होगा कि इसका एग्जांपल है जैसे अपने पास विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसका कंटिन्यूअस मतलब when one color seems to be emerging out from the another, तो दो कलर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, लगातार होंगे वो। That is when one color seems to be emerging out अनदर कलर, जब एक कलर दूसरे जैसे रेनबो के अंदर होता है, एक कलर में से दूसरा कलर बिल्कुल ऐसे एमर्ज आउट होता है, उसके अंदर कोई गैप नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। अब डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, सो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है इसके अंदर कि डिस्क्रीट लाइंस आर ऑब्टेन होता है स्पेक्ट्रोस्कोप। जो स्पेक्ट्रोस्कोप होगा उसके अंदर डिस्क्रीट लाइन मतलब अलग अलग लाइनें दिखेंगी। डिस्क्रीट लाइंस आर ऑब्जर्व। और स्पेक्ट्रोस्कोप और जो अपने पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक पेपर होगा उसके ऊपर डिफरेंट लाइंस होंगी, इसको हम फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एटम भी बोलते हैं। दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप और स्क्रीन फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एटम, फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन एटम। अब देखो इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं। देखो एक बार स्पेक्ट्रम का मतलब जो डिफरेंट जो बीम ऑफ रेडिएशंस और लाइट पास करेंगे किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर, तो प्रिज्म उनको क्या कर देगा, उन रेडिएशंस को डिस्पर्स कर देगा, डिस्पर्स करेगा, फिर उनके रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रम। और जिस डिवाइस से मेजर करेंगे उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोप। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडीज विद द स्पेक्ट्रम इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो रेडिएशंस के एमिशन से एमिटेड रेडिएशंस के रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, और पर्टिकुलर रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम को टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, कंटीन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम एंड डिसकंटीन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस मतलब जब जिसमें वन कलर, जैसे व्हाइट लाइट के अंदर डिफरेंट सोर्स ऑफ कलर होते हैं, तो वन कलर सीम्स टू बी एमर्जिंग आउट फ्रॉम द अनदर कलर। जब एक कलर दूसरे कलर में से एमर्ज आउट हो रहा हो तो उसको कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटीन्यूअस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम, और उसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। अब देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम।
हाइड्रोजन गैस भर दी डिस्चार्ज ट्यूब में, हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है। तो हाइड्रोजन गैस में जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें से रेडिएशंस बाहर निकलेंगी। दीज आर द रेडिएशंस एमिटेड। हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे और हाई वोल्टेज के ऊपर, और उन एटम्स में से क्या निकलेगी? रेडिएशंस। अब दीज रेडिएशंस आर अलाउड टू पास थ्रू अ स्लिट, और स्लिट में से ये रेडिएशंस दे फॉल ऑन अ प्रिज्म, ये प्रिज्म के ऊपर गिरेंगे रेडिएशंस। तो प्रिज्म इन रेडिएशंस को डिस्पर्स कर देगा और अपने पास इनका रिकॉर्ड ऑब्टेन होगा। दिस इज द स्क्रीन। जैसे वायलेट, ब्लू, रेड, स्क्रीन के ऊपर दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज फोटोग्राफिक प्लेट। तो देखो ये जो रेडिएशंस आ रही है इसको फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम भी बोलेंगे कि ये कैसे आ रही है। जो हाइड्रोजन गैस के अंदर हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब दे रहे हैं उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज से रेडिएशंस आर एमिटेड, और रेडिएशंस जो एमिट होंगी उनको स्लिट के थ्रू, स्लिट इज अ माइक्रो अपर्चर, उसके अंदर से प्रिज्म के ऊपर डालेंगे, प्रिज्म उनको डिस्पर्स कर देगा, अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस को अलग अलग स्प्लिट कर देगा। तो सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन इज नोन एज एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देखो उसके बाद सेकंड है अपने पास बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होगा? तो बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर यहाँ पे जो रेडिएशंस है वहाँ पे जो मॉलिक्यूल की वजह से जब भी आए, मॉलिक्यूल या किसी भी सब्सटेंस की वजह से आए तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूस, ये एटॉमिक डिसकंटिन्यूस एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे डार्क बैंड्स आ जाए इसकी जगह पे, लाइन की जगह डार्क बैंड्स प्रेजेंट हो। उसके बाद अपने पास सेकंड कैटेगरी में आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा बेटा अपने पास? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब कि when radiations are passed through certain substance, जब किसी भी ये सोर्स ऑफ लाइट को किसी भी सब्सटेंस में पास करेंगे तो वो सब्सटेंस क्या करेगा? कुछ पर्टिकुलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो और जो एमिटेड रेडिएशंस है, एमिटेड रेडिएशंस आर अलाउड टू फॉल ऑन अ प्रिज्म। तो उसके बाद जो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो रिकॉर्ड आएगा, तो जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होगी उनका रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो उसके ब्याह पे जिन रेडिएशंस की स्टडी करेंगे उसको बोलेंगे अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। When a beam of white light, the beam of white light is passed through a sample, then it absorbs particular wavelength then it absorbs particular wavelength radiations। वो particular wavelength radiations को क्या कर लेगा? absorb कर लेगा। and in place of those radiations dark bands are obtained, तो उसको बोलेंगे हम absorption spectrum। and instead of those radiations in that region dark band spectrum is also known as molecular spectrum। but instead of those radiations in that region dark बैंड्स आर सेम। तो वो डार्क बैंड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कि उस वेवलेंथ की रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रही। जैसे ये अपने पास दिस इज अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट अपन ने पास की किससे? ये यहाँ पे NaCl सैंपल पड़ गया इसमें, सोडियम क्लोराइड।
ये कुछ रेडिएशंस को तो यहाँ से वाइट लाइट में से एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर यहाँ पे जो एमिटेड रेडिएशंस और जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब नहीं हुई वो दे आर अलाउड टू पास थ्रू द स्लिट, और स्लिट के बाद दे फॉल ऑन अ प्रिज्म। जब प्रिज्म के ऊपर गिरेगी तो प्रिज्म उनको अलग अलग वेवलेंथ के ब्याज पे उनको डिस्पर्स कर देगा। दिस इज स्क्रीन। तो जैसे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जब हम देखेंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर डार्क बैंड्स आ जाएंगे ऐसे। तो जैसे NaCl के अंदर 589 एंड 589.6 नैनोमीटर के ऊपर डार्क रेडिएशंस, डार्क बैंड्स आएंगे। दीज आर द डार्क बैंड्स। तो ये क्या किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इस वेवलेंथ की रेडिएशंस को NaCl सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया। सो दीज वेवलेंथ रेडिएशंस absorbed by NaCl sample, इन रेडिएशंस को NaCl सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया। So this type of spectrum is obtained due to absorption of light is known as absorption spectrum, और वो जो dark absorption band spectrum. So this is about absorption and emission spectrum. Now spectrum को मतलब electromagnetic spectrum, उसके अंदर different kind of radiations को arrange करेंगे तो उसको we call it as electromagnetic spectrum. Arrangement of different kind of radiations on the basis of increasing order of wavelength and decreasing order of frequency. Arrangement of different radiations on the basis of increasing order of arrangement of different radiations on the basis of increasing order of wavelength or decreasing order of frequency. Increasing order of wavelength or decreasing order of frequency is known as electromagnetic spectrum. अब देखो डिफरेंट रेडिएशंस है अपने पास, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, विजिबल, इंफ्रारेड, microwaves and radio waves. So these are different radiations. This is the increasing order of wavelength and decreasing order of frequency. अब इनके सोर्स ये कहाँ से बनती है? तो cosmic rays, these are in outer space. आउटर स्पेस में बनती है कॉस्मिक रेज, और इनके क्या होता है आउटर स्पेस के अंदर जो इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर की वजह से दे आल्सो पेनिट्रेट थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर आल्सो। गामा रेज एमिट होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा वहां से एमिट होती है गामा रेज। एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स collide with the nucleus of heavy nucleus of an atom. When beam of fast moving electrons collide with nucleus of heavier atoms के न्यूक्लियस के ऊपर जब टकराएंगी तो
एक्सरेज एमिट आउट होंगी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दीज आर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का जो सोर्स है अपने पास सनलाइट से ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑब्टेन होती है। विजिबल टंगस्टन फिलामेंट इन द बल्ब, जो टंगस्टन फिलामेंट बल्ब के अंदर से उनसे निकलती है वो अपने पास विजिबल रेडिएशंस होंगी। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम incandescent source। Microwaves, these are generated used in telephones and special generators are used। Calastron generators for their production। And radio waves, these are from high frequency AC से जनरेट की जाती है रेडियो वेव्स। So this is a electromagnetic spectrum, arrangement of different kind of radiations on the basis of increasing order of wavelength and decreasing order of frequency, and how these radiations, how these electromagnetic radiations are produced usually। So these are their general sources। Now ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हमने डिस्कस किया, इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए बाल्मर ने फॉर्मूला डेवलप किया था। तो 1/λ इक्वल्स टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और जो उसकी डिटेल्स हैं related to the spectrum and Bohr's model of an atom that we are going to discuss in the next lecture। So thank you।